हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, और जो ठीक नहीं होगा वो अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। So my name is Mudassir Amin. I am presenting here MCQ series regarding paper 1 UGC NET JRF. Okay. So हमारा टारगेट क्या रहता है? टॉप 20 MCQs डेली ऑन पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है? UGC NET JRF। ओके। सो क्या क्या मिलता है आपको? फिलर फॉर्म से आपको मिलता है फ्री क्लासेस, फ्री नोट्स, लाइव क्लास, MCQs और PYQs और फ्री बुक्स का एक्सेस आपको मिलता है। आप ये डाउनलोड कर सकते हैं www.ugc-net.com पे। ओके। सो ये फ्री क्लासेस है। 11 बजे होता है पेपर फर्स्ट क्लास, है ना। ऐसे 12 बजे होता है हिंदी सेकंड है, हिंदी क्लास होता है। ऐसे ये देख लो आप, ये क्लासेस इनका आप लाभ लीजिएगा। तो ये फिलर फॉर्म की एक एप्लीकेशन आती है फिलर फॉर्म के नाम से, इसको भी आप डाउनलोड करके वहां पे आप मॉक टेस्ट और क्विज़ेस दे सकते हैं। ओके। सो ये 2 PM का क्लास जो था आज ये 4 PM पे है, ठीक है। तो थोड़ा डिले हो गया है। सो इसको आप मिस मत कीजिएगा। डेली 2 PM पे होता है, बट आज 4 PM पे होगा, ठीक है। हाँ। सो ये फिलर फॉर्म की अचीवमेंट है, JRF अचीवर्स, ठीक है। और ये नेट अचीवर्स है। आप भी मेहनत करते रहो, आपका नाम नेक्स्ट टाइम इस लिस्ट में आ जाएगा। ओके। सो let us get started. Okay, so today's MCQ series will be on PYQs, previous year questions. Okay, so are you ready? Then give your thumbs up. Okay, so let's begin. Then 30 seconds है हर एक क्वेश्चन के लिए। जो भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे, है ना, वो 30 सेकंड में उसका आंसर करना है। ओके। आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनको हम देखेंगे आज। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज MCQ सीरीज। टुडे PYQs। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1। इसको पढ़ो आप और आंसर करो। द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच अ रिसर्च इज कंडक्टेड इज कॉल्ड। यानी जो हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाते हैं, फिर हम वो रिसर्च कर लेते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च, रिसर्च डिजाइन, रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च पैराडाइम। तो इसका आप आंसर करो 30 सेकंड में। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो हम रिसर्च में बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है। ओके, सो सब आंसर करो। वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। बी पार्ट, रिसर्च डिजाइन, यानी उसको हम क्या कहते हैं? रिसर्च डिजाइन कहते हैं। ओके। सो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। रिसर्च जो होती है ये ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक और साइंटिफिक इंक्वायरी होती है ना, किसी सब्जेक्ट के बारे में। यानी हम डिस्कवर कर लेते हैं कुछ थ्योरीज, कुछ प्रिंसिपल्स कर लेते हैं हम जब कोई रिसर्च करते हैं, है ना। हम किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के लाते हैं ना, तो ये रिसर्च कहलाता है। तो इसमें क्या क्या होते हैं रिसर्च में? इसमें स्टेप्स होते हैं, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। पहले आइडेंटिफाई करते हैं हम प्रॉब्लम को, उसके बाद लिटरेचर जो उसके रिलेटेड होगा उसका रिव्यू करते हैं, है ना, कौन कौन सी रिसर्च हुई है, या हम उसके बाद हाइपोथेसिस बनाते हैं। उसके बाद हम रिसर्च डिज़ाइन कर लेते हैं ना। हाँ, कि रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं कि कैसे होगी हमारी रिसर्च, है ना। और उसके बाद डेटा कलेक्शन करते हैं, उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसके बाद हम रिजल्ट्स और रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं, है ना। सो रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? ठीक है। तो रिसर्च डिज़ाइन जो होता है ये हम एक अरेंजमेंट बनाते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट का, ठीक है, कि जो हमारा जो रिसर्च प्रोजेक्ट होगा, यानी उसमें कितना कास्ट आएगा, है ना, उसमें कितना टाइम लगेगा। तो ये एक डिज़ाइन होता है रिसर्च का, ठीक है। तो ये एक फ्रेमवर्क होता है कि जिससे हमें पता चलता है हम कितने टाइम के लिए ये रिसर्च वर्क करेंगे। ओके। सो ऐसे ही फॉर एग्जांपल अगर हमें एक हाउस बनाना होता है, ठीक है,
अगर हमें एक मकान बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं ने, वो हम लाते हैं किससे, एक आर्किटेक्ट से, है ना, जो हमें इसका मतलब बना दे के कंस्ट्रक्शन देगा कि यानी कैसे बनाना है आपको, है ना, बेस कैसे होनी चाहिए, है ना, बाकी पार्ट्स कैसे होनी चाहिए, तो वो ये बता देता है कौन, एक एक्सपर्ट उसके बारे में, उस मकान के बारे में, ठीक है। इसी तरह हमें एक रिसर्च जब करनी होती है तो उसमें हम रिसर्च डिज़ाइन बना लेते हैं, ठीक है, और उसमें हम फिर अकॉर्डिंगली डेटा कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं अपने डेटा को, जो हमने अकॉर्डिंग टू रिसर्च डिज़ाइन या रिसर्च प्रोजेक्ट कलेक्ट किया होता है, ठीक है। सो रिसर्च डिज़ाइन जो होता है ये एक प्लान होता है या ब्लूप्रिंट कहेंगे हम, ठीक है, जो हमारे रिसर्च को आगे लेके जाता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या मतलब एक हम सिंपल में कहेंगे कि इन्हें रिसर्च डिज़ाइन जो हमें दिखाता है टाइम लिमिट कितना लगेगा, है ना, बजट कितना लगेगा इसमें, ठीक है, ये बता देता हमें कौन, रिसर्च डिज़ाइन, ओके। सो इसमें ये ज़रूरी होता है, रिसर्च डिज़ाइन ज़रूरी होता है किसका, एक रिसर्च प्रोजेक्ट का, ठीक है, या रिसर्च जो हम करते हैं, रिसर्च वर्क जो करते हैं, और उसके लिए ज़रूरी है मतलब कौन सा, रिसर्च डिज़ाइन उसके लिए ज़रूरी है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। सो ये हिंदी में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हिंदी का पोर्शन, ठीक है, हाँ। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको फिर आप प्रिपेयर कर सकते हैं नोट्स, है ना। सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2, इसको पढ़ो आप और सब आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट के एग्जाम्पल कौन सी है इसमें, ए पर्सनालिटी टेस्ट, बी प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट, सी एप्टीट्यूड टेस्ट, डी इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड स्किल्स। सब आंसर करो, 30 सेकंड है आपके लिए, 30 सेकंड में आप इसको समझ के आंसर करो, ओके। तो सबको का आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। देखो एप्टीट्यूड टेस्ट हम तब लेते हैं, हम देखते हैं कि इसका यानी जो किस कैरियर में जाना चाहता है, ठीक है, इसमें पोटेंशियल किस फील्ड में है, तो वो हम एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, तो उसमें मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट कहते हैं, ठीक है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि हम इसमें देखते हैं कि इसमें किस में पोटेंशियल ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल ये टीचिंग में जाना चाहता है, या ये अगर हम इसका टेस्ट लेके आए, ये इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहता है, या ये मेडिसिन फील्ड में जाना चाहता है, ठीक है, यानी किस फील्ड में जाना, उसके लिए हम एक टेस्ट लेते हैं, दैट इज एप्टीट्यूड टेस्ट, ओके। सो आई होप यू गॉट इट, इसलिए इसको मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। एक होता है जनरल टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल हम 9th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं ना, तो उसको हम वहां पे हम अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं, ओके, कि इसमें कितनी परफॉर्मेंस रही, पढ़ के इसे इतना पढ़ा, उसके बाद इसको कितनी परफॉर्मेंस रही, दैट इज अचीवमेंट टेस्ट, ओके। सो या हम नॉलेज बता सकते हैं कि इसमें कितनी नॉलेज है, क्षमता कितनी है, ठीक है, तो भी अचीवमेंट टेस्ट पे ही कंसिडर किया जाता है। बट एप्टीट्यूड टेस्ट कैरियर पे किया जाता है, यानी जो इसका कैरियर किस कैरियर में जाना चाहता है, ओके। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़ो पर आंसर करो। Which among the following is the best field of study to improve the ability of students experiment and analyze? यानी इनमें से कौन सी वो स्टडी है जो हमें इम्प्रूव करवा देता है एक स्टूडेंट की मतलब वो एक्सपेरिमेंट जब करेगा या एनालाइज करेगा उस एक्सपेरिमेंट को, ठीक है, हाँ, यानी एक्सपेरिमेंट किस में होगा, किस सब्जेक्ट में होगा, ठीक है, ए हिस्ट्री, बी लैंग्वेज, सी इकोनॉमिक्स, डी साइंस। तो इसमें आप आंसर करो सब। एक्सपेरिमेंट किस में करेगा, ठीक है, मतलब जो स्टूडेंट होगा वो एक्सपेरिमेंट किस फील्ड में करेगा और उसमें अपनी इंप्रूवमेंट दिखाएगा उस फील्ड में, ओके। सो चलते देखते इसका आंसर क्या होगा, ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट साइंस, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। तो साइंस में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, इसमें हम इसको इम्प्रूवमेंट
करते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4, इसको पढ़ो आप और आंसर करो। आर्टिफैक्ट्स दैट अराइज एंड अफेक्ट द इंटरनल वैलिडिटी इन रिसर्च आर ए हिस्ट्री, बी रैंडमाइजेशन, सी मैच्योरिटी, डी इंस्ट्रूमेंटेशन, ए एक्सपेरिमेंटल मोर्टेलिटी, एफ मैचिंग। अब इसमें आपको कोड चूज करना है, नीचे आपको कोड दिए गए हैं, इनमें से आपको चूज कोड करना है। ओके देखो क्या है कि कल मैंने आपको बताया था वैलिडिटी के रिलेटेड क्वेश्चन, इंटरनल वैलिडिटी को कौन इफेक्ट करता है, एक्सटर्नल वैलिडिटी को कौन इफेक्ट करता है ना। तो आपने कुछ स्टूडेंट से बोला सर हमने पहली बार सुना ये नाम, तो वहां पे आपको क्या था कि आपने बोला कि ये क्वेश्चन आते नहीं है, बट देखो ये क्वेश्चन आया है। आई थिंक ये 2019 में ये क्वेश्चन आया है या 2018 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये आप देख लो इसका आंसर क्या आएगा। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। सी पार्ट A, C, D and E यानी ए हिस्ट्री, आर्टिफैक्ट्स दैट अराइज एंड अफेक्ट द इंटरनल वैलिडिटी इन रिसर्च आर, यानी इनमें से इफेक्ट कौन करता है इंटरनल वैलिडिटी को, जो रिसर्च की इंटरनल वैलिडिटी होता है उसको कौन इफेक्ट करता है, ठीक है। उसमें ए हिस्ट्री, ठीक है, पास्ट, सी मैच्योरिटी, डी इंस्ट्रूमेंटेशन, ई एक्सपेरिमेंटल मोर्टेलिटी। देखो ये मैंने कल करवाए हैं, है ना, आप देख लेना इसको। जो प्रीवियस क्लास था, जो प्रीवियस आपका जो एमसीक्यू सीरीज था उसमें मैंने करवाया है। कुछ बच्चों ने बोला कि सर ये नहीं आते हैं, ठीक है, ये नया हमने पहली बार सुना है, बट ये क्वेश्चन आया है। देखो यहाँ पे 2018 या 2019 पेपर में आया है ये। ओके सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 5, इसको पढ़ो पर आंसर करो। फॉर्मुलेशन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम डिपेंड्स ऑन, यानी जब हम रिसर्च प्रॉब्लम को बनाते हैं वो किस पे दरमदर होती है, यहां पे भी आपको कोड में बताना है, ठीक है। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द रिसर्चर्स चॉइस, बी व्हाट आर द स्पेसिफिक क्वेश्चंस, व्हाट इज द कंसेप्चुअल मॉडल, व्हाट नेगेटिव फैक्टर्स टू रिसर्च अपॉन, रीजंस फॉर अनलिमिटिंग द स्टडी, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। आपको बताना है कि जब हम बनाते हैं एक रिसर्च प्रॉब्लम वो किस पे डिपेंड रहती है, ठीक है। हाँ ये आपको बताना है। चलो बताओ सब। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। डी पार्ट, इसमें ए बी सी एंड एफ आएगा। ए व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द रिसर्चर्स चॉइस, यानी क्या है रिसर्चर मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, क्या करना चाहता है ये। जब वे एक रिसर्च प्रॉब्लम बना लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है, तो क्या करना चाहता है ये, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स पे डिपेंड करता है। हाँ बी क्या है, व्हाट आर द स्पेसिफिक क्वेश्चंस, रिसर्च क्वेश्चंस क्या रहेंगे, है ना। सी व्हाट इज द कंसेप्चुअल मॉडल, कंसेप्ट क्या रहेगा इसका, ठीक है। हाँ एफ इसमें आएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, उसके बाद वो हाइपोथेसिस भी बना लेता है उसमें, ठीक है। हाँ चाहे अगर क्वालिटेटिव रिसर्च होगा तो लास्ट पे वो हाइपोथेसिस बना के देगा, अगर क्वांटिटेटिव होगा वो तो पहले ही रिसर्च हाइपोथेसिस बना के दे देगा, है ना। हाँ यानी पहले नल हाइपोथेसिस, फिर लास्ट पे हम एक रिसर्च हाइपोथेसिस लेके आएंगे, या जिसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। हाँ तो ये नहीं आएगा। रीजंस फॉर अनलिमिटिंग द स्टडी, ये भी एलिमिनेट होगा, है ना, अनलिमिटिंग स्टडी। नेगेटिव फैक्टर्स फॉर रिसर्च अपॉन, नेगेटिव फैक्टर ये भी नहीं आएगा। ओके सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखो आप और आंसर करो। द कंपोनेंट्स ऑफ ए रिसर्च डिजाइन आर, कंपोनेंट रिसर्च डिजाइन के कंपोनेंट्स बताने आपको। ए कंपैरिजन, बी कंट्रोल, सी रिएक्टिविटी, डी मैनिपुलेशन, ई नॉन रिप्रेजेंटेटिवनेस, एफ जनरलाइजेशन। इसको देखो आप और आंसर करो। रिसर्च डिजाइन के कंपोनेंट्स बताने आपको, ठीक है। हाँ देखो इंपॉर्टेंट, ये PYQs है सारे, आज सारे PYQs है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019, 18 के हैं, 17 के कुछ, ठीक है। तो ये आप देख लो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। डी पार्ट,
ए बी डी एंड एफ, ए बी डी एंड एफ। ए क्या है? कंपैरिजन है, तो ये भी एक रिसर्च डिजाइन का एक कंपोनेंट है। बी क्या है? कंट्रोल है। डी क्या है? मैनिपुलेशन है ना। एफ क्या है? जनरलाइजेशन है। तो ये सारे कंपोनेंट्स है रिसर्च डिजाइन के। सो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7। इसको देखो पर आंसर करो। द 4 मेजर ऑपरेशंस इन साइंटिफिक रिसर्च आर। 4 ऑपरेशंस है साइंटिफिक रिसर्च में, वो कौन कौन से हैं वो बताने आपको, ठीक है। ए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ कोवेरियंस, बी एलिमिनेशन ऑफ स्पूरियस रिलेशंस, सी सीक्वेंसिंग इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑर्डर, डी सेल्फ एजुकेशन, है ना। ए ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ पर्सनल चॉइस, एफ थ्योराइजेशन। सो आपको बताने 4 मेजर ऑपरेशन जो साइंटिफिक रिसर्च में होते हैं वो कौन कौन से हैं, सब बताओ। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पाथ। इसमें सी पाथ आएगा कोड, ठीक है। ए बी सी एंड एफ। ए क्या है? डिमॉन्स्ट्रेशन कोवेरियंस, ठीक है। कोवेरियंस को जब हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। बी क्या है? एलिमिनेशन ऑफ स्पूरियस रिलेशंस। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, आप देख लेना वहां पे। एफ सी क्या है? सीक्वेंसिंग इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑर्डर। एफ क्या है? थ्योराइजेशन। तो ये सारे साइंटिफिक रिसर्च के ऑपरेशन है, ठीक है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 8। इसको पढ़ो और आंसर करो। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स व्हिच आर इंटर रिलेटेड इन रिसर्च। यानी आप करो, इसमें करेक्ट ऑर्डर बनाना है रिसर्च के कंपोनेंट्स को, यानी जो हम ऑलरेडी पढ़े हैं रिसर्च, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो आपस में मिले जुले होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो उसको आप करेक्ट ऑर्डर देना है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस मेकिंग, डेवलपिंग कंसेप्ट्स, फोर्थ डिड्यूसिंग द कंसिक्वेंस ऑफ थ्योरीज, फिफ्थ मेथड इज एम्प्लॉयड टू ऑब्टेन देम। अब आपको चूज करना है यहाँ पे कोड, ठीक है। ये जो कोड दिए गए नीचे ए बी सी डी, ये कोड्स आपको चूज करने हैं और इनमें से आपको आंसर बताना है, ठीक है। चलो सब आंसर बताओ। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, ठीक है। बी क्या है? फर्स्ट पहला है ऑब्जर्वेशन। थर्ड क्या है? डेवलपिंग कंसेप्ट। उसके बाद हम डेवलप कंसेप्ट करते हैं। उसके बाद सेकंड हाइपोथेसिस मेकिंग, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाते हैं। उसके बाद फोर्थ कौन सा है? डिड्यूसिंग द कंसिक्वेंसेस ऑफ थ्योरीज, यानी हम थ्योरीज को बता देते हैं, उसके रिजल्ट्स बता देते हैं ना। उसके बाद मेथड्स एम्प्लॉयड टू ऑब्टेन देम, हम मेथड्स यूज करते हैं उसके बाद, है ना। हाँ, सो ये था क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। आप पढ़ो और आंसर करो सब। रिसर्चर यूजेस पैरामेट्रिक टेस्ट इन लिeu ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट फॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। दिस में बी डिस्क्राइब्ड एज ए केस ऑफ। यानी एक रिसर्चर को यूज करना था पैरामेट्रिक टेस्ट, बट उसने यूज किया है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है, अपने एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के लिए। तो उस वक्त इसको कौन सा केस कहेंगे? अनएथिकल रिसर्च प्रैक्टिस, माल प्रैक्टिस इन रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स, सी टेक्निकल लैप्स इन हैंडलिंग डेटा, डी मैनिपुलेशन ऑफ रिसर्च रिजल्ट्स। चलो सब आंसर करो। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन को अच्छे से देखो क्या कह रहा है, फिर आंसर करो। हिंदी वाले भी आंसर करो। वेरी गुड। सो थोड़ा रुकते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट, टेक्निकल लैप्स इन हैंडलिंग डेटा। यानी उसको पता नहीं है, थोड़ा टेक्निकल लैप्स हो गया है, ठीक है। उसने उसको यूज करना था पैरामीटर टेस्ट, बट उसने यूज किया नॉन पैरामीटर टेस्ट। उसने फॉर एग्जाम्पल काई-स्क्वायर यूज किया है या मान विटनी टेस्ट यूज किया है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम ये टेक्निकल लैप्स है, ठीक है। हाँ, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। ये देखो आप क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स मोर लैटिट्यूड टू द रिसर्चर फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन। यानी इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है रिसर्च का
जिसमें रिसर्चर क्रिएटिवनेस दिखाता है ज्यादा, ठीक है। थीसिस राइटिंग, बी राइटिंग ऑफ ए रिसर्च आर्टिकल, सी प्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉन्फ्रेंस पेपर, डी प्रिपेयरिंग ए रिसर्च सिनॉप्सिस। यानी जिसमें ज्यादा क्रिएटिवनेस होगी, ठीक है, हाँ, जहां पे रिसर्चर ज्यादा क्रिएटिवनेस दिखाता है। चलो आंसर दे दो आप सब। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। सी पार्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉन्फ्रेंस पेपर, यानी कोई कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें अगर कोई अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट करेगा तो उसमें ज्यादा यानी क्रिएटिवनेस होती है, ठीक है, हाँ, उसमें ज्यादा अपना जो उसने प्रिपेयर किया होता है अपने क्रिएटिवनेस वो वहां पे प्रेजेंट कर देता है, किसमें, कॉन्फ्रेंस पेपर में। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन 11, इसको देखो आप और आंसर करो। The problem of research ethics is concerned with which aspect of research activities, यानी रिसर्च एथिक्स हम किस में देखते हैं, ठीक है, किस रिसर्च एक्टिविटी में हम देखते हैं। ए, फॉलोइंग द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ ए थीसिस, बी डेटा एनालिसिस थ्रू क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक, सी डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च, डी एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग। यानी रिसर्च एथिक्स हम किस में कंसिडर ज्यादा करते हैं, ठीक है। ओके, सो आंसर करो सब। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। डी पार्ट, एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग, यानी वो रिसर्च रिपोर्ट जिसमें एविडेंस होगा 100%, ठीक है, तो उसमें हम रिसर्च एथिक्स देखते हैं अच्छे से, ठीक है। ओके, उसमें कंसर्न होता है किसका, रिसर्च एथिक्स, ठीक है, यानी ये अनएथिकल नहीं होता है, रिसर्च रिपोर्टिंग अनएथिकल नहीं होता है। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये देखो आप और इसका आंसर करो। Which of the following sequence of research steps is nearer to scientific method, यानी साइंटिफिक मेथड के आपको स्टेप्स बताने हैं शॉर्ट में, ठीक है, यानी कौन से सीक्वेंस जो है ये जो साइंटिफिक मेथड के बताते हैं उसके स्टेप्स, ठीक है, तो वो आपको देखना है। आप देखो खुद ही, आंसर करो सब। इसके ऑप्शंस में नहीं पढ़ूंगा, आप खुद बताओ इसके ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है, हाँ, तो सब अच्छे से देखो। पहला स्टेप कौन सा होता है, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ठीक है। अगर आपने साइंटिफिक मेथड पढ़ा होगा, है ना, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, आई थिंक 2017 में आया है ये क्वेश्चन। चलो देखते हैं, थोड़ा सा इसमें और टाइम ले लेते हैं। आंसर करो आप। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। बी पार्ट, परसीविंग द प्रॉब्लम सिचुएशन, लोकेटिंग द एक्चुअल प्रॉब्लम एंड इट इज डेफिनेशन। पहले हम प्रॉब्लम सिचुएशन देखते हैं, उसके बाद हम एक्चुअल प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है, उसको लोकेट करते हैं कहाँ पे करेंगे ये रिसर्च, उसके बाद उसको डिफाइन करते हैं उस प्रॉब्लम को, ठीक है, उसके बाद हाइपोथेसिस हम बना देते हैं, उसके बाद कंसिक्वेंसेस को हम निकाल के लाते हैं ना, रिजल्ट जो हमारे होते हैं, है ना, उसके बाद टेस्टिंग हाइपोथेसिस इन एक्शन, उसके बाद हम लास्ट पे हाइपोथेसिस को टेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13, इसको पढ़ो और आंसर करो। इन फाइनलाइजिंग ए थीसिस राइटिंग फॉर्मेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फॉर्म पार्ट ऑफ सप्लीमेंट्री पेजेस, यानी जब हम एक रिसर्च
एक थीसिस राइटिंग बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम एक लास्ट पे कुछ पेजेस लिख लेते हैं, यानी जिनको सप्लीमेंट्री पेजेस बोलते हैं। तो वो कौन से पेजेस होते हैं? ए, टेबल ऑफ कंटेंट्स, बी, कंक्लूजन्स ऑफ द स्टडी, सी, बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडाइसिस, डी, लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स। सो आप सब आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। सी पार्ट, बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडाइसिस, ठीक है, बिब्लियोग्राफी और अपेंडाइसिस जो है ये सप्लीमेंट्री पेजेस बनते हैं एक रिसर्च राइटिंग में, ठीक है, या हम थीसिस राइटिंग जिसको बोलते हैं, डेजर्टेशन बोलते हैं, तो उसमें सप्लीमेंट्री पेजेस होते हैं बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडाइसिस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। In which of the following arrangements a wider spectrum of ideas and issues may be made possible? यानी इनमें से कौन सी अरेंजमेंट ऐसा है कि जिसमें हमारे आइडियाज को लेते हैं या इश्यूज को पॉसिबल बना लेते हैं, ठीक है, कि जिसमें इश्यूज लेते हैं या हमारे आइडियाज को ले लेते हैं, ठीक है, जो रिसर्चर होता है उसके आइडियाज को ले लेते हैं, तो वो कौन से अरेंजमेंट होती है? ए, वर्कशॉप मोड, बी, कॉन्फ्रेंस, सी, सिंपोजियम, डी, रिसर्च आर्टिकल। सो आप सब आंसर बताओ। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट, ठीक है, तो बी पार्ट इसका आंसर आएगा। दैट मीन्स कॉन्फ्रेंस में हमारे आइडियाज और इश्यूज के रिलेटेड पूछा जाता है, ठीक है, वहां पे हम अपने आप को प्रेजेंट कर लेंगे अपने आइडियाज को, ठीक है, हाँ, किसमें? एक कॉन्फ्रेंस में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, इसको देखो पर आंसर करो। यहाँ पे आपको आपस में मैच करना है। एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, सी, डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड, डी, हिस्टोरिकल मेथड। आपको क्या करना है? आपको देखना है यहाँ पे मैचिंग, ठीक है, यहाँ से इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा। पर यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है यूजिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स, ये किसके साथ मिलेगा यहाँ से। सेकंड है क्वेश्चन एयर, थर्ड है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, फोर्थ है टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। तो यहाँ से आपको देखना है, फिर आपको मैच करके आपको नीचे ऑप्शन बताना है, ये है ना ऑप्शन यहाँ पे, तो इन ऑप्शन को आपको बताना है। चलो बताओ सब। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। क्या है? ए, देखो यहां से आपको एक ही से पता चलेगा। एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम क्या करते हैं? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट लेते हैं, है ना, तो ए दैट मीन्स थर्ड आएगा, ए को थर्ड। अब ये मतलब बी देखो फोर्थ, एक्स पोस्ट फैक्टो, टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट हम लेते हैं इसमें, है ना, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट हम लेते हैं इसमें। इस तरह सी सेकंड, तो डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड में क्या करते हैं? क्वेश्चनियर पुट करते हैं ना। इस तरह डी, हिस्टोरिकल मेथड में हम प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज कर ले। देखो अब हम हिस्टोरिकल से भी कर सकते थे, बट यहाँ पे इसका भी फर्स्ट था, है ना, इसका भी तभी हमने यहाँ पे ए से कर लिया। एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम क्या करते हैं? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यूज करते हैं, तो हमने थर्ड इससे ये कर लिया है ना। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16, इसको देखो पर आंसर करो।
द इश्यू ऑफ रिसर्च एथिक्स में बी कंसिडर्ड पर्टिनेंट एट विच स्टेज ऑफ रिसर्च, यानी रिसर्च एथिक्स हम किस स्टेज में ज्यादा कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, इसको देखो आप। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट, एट द स्टेज ऑफ डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, यानी रिसर्च एथिक्स जो है इसको हम कंसिडर करते हैं किस पार्ट में, स्टेज ऑफ डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन। जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं या डेटा इंटरप्रिटेशन करते हैं, यानी रिजल्ट्स निकाल के लाते हैं हम, तब वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम रिसर्च एथिक्स को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बायसेस नहीं होनी चाहिए, है ना, इस फील्ड में, तो ये बात है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17, इसको पढ़ो और आंसर करो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट इज फॉर्मली प्रेस्क्राइब्ड, यानी किसमें रिपोर्ट फॉर्मेट जो होती है उसको हम प्रेस्क्राइब कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, यानी किसमें हम रिपोर्ट बना के देते हैं। ठीक है, ये भी हम कहेंगे ए डॉक्टोरल लेवल थीसिस, बी कॉन्फ्रेंस ऑफ रिसर्चर्स, सी वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स, डी सिंपोजिया। चलो इसमें आप सब आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट, डॉक्टोरल लेवल थीसिस, यानी रिपोर्ट राइटिंग हम कब लिखते हैं, हम लिखते हैं यानी जब हम मैंने कोई पीएचडी करता है ना, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी जब डिग्री करता है, उसके बाद वो एक थीसिस बना लेता है। ठीक है, उस थीसिस को सबमिट करने के बाद वो एक रिपोर्ट बना लेता है। ठीक है, हाँ, जिसको कहते हैं रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग जिसको कहते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लास्ट पे रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं। सो वो किस में लिखते हैं, इनमें से वो लिखते हैं हम डॉक्टोरल लेवल थीसिस को। ठीक है, देखो कॉन्फ्रेंस में नहीं लिखते हैं रिपोर्ट राइटिंग, या वर्कशॉप्स में भी नहीं, या सिंपोजियम में भी नहीं। ठीक है, हम लिखते हैं वो जब हम डॉक्टोरल डिग्री करते हैं तो उसी में हम एक थीसिस बना लेते हैं, उसमें हम रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18, इसको पढ़ो और आंसर करो। The principal of a school conducts an interview session of teachers and students with a view to explore the possibility of their enhanced participation in school programs. This endeavor may be related to which type of research? ठीक है, एक प्रिंसिपल क्या करता है, वो कंडक्ट करता है इंटरव्यू सेशन टीचर्स का, ठीक है, और स्टूडेंट्स का। तो उसके बाद उसमें वो दिखाता है कि यानी उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए स्कूल प्रोग्राम्स में ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो इस वक्त हम इसको कैसे, मैंने किस टाइप की रिसर्च बोलेंगे, ये किस टाइप की रिसर्च है। ठीक है, ए इवैल्यूएशन रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च। आप आंसर करो सब। थोड़ा सा टाइम ले लेंगे यहां पे। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट, एक्शन रिसर्च। क्या है, एक्शन रिसर्च, यानी कोई भी टीचिंग फील्ड में, है ना, कोई भी रिसर्च हो जाएगी उसको हम एक्शन रिसर्च कहेंगे। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, इन ए पीएचडी थीसिस विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर शोइंग स्कीम ऑफ चैप्टराइजेशन, यानी इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस दिखाता है जब हम एक थीसिस बना लेते हैं पीएचडी लेवल में, तो उसमें चैप्टराइजेशन किस चैप्टर में क्या लिखते हैं, है ना,
वो कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसको आप देखो सब, फिर आंसर बताओ। चलो थोड़ा सा वेट करते हैं, सब आंसर करो इसमें। चलो सब आंसर करो, वेरी गुड। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, आपको देखने हैं कि इन स्टेप्स कौन कौन से हैं, ये आपको ध्यान रखना, ये आता है ये क्वेश्चन। ये पीवाई क्यों है, देखो ये आया है, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, बट इसमें आपको ध्यान रखना है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। पहला ये है इंट्रोडक्शन पहले लिखते हैं, ठीक है, पहले चैप्टर में। उसके बाद सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज, लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं। उसके बाद डिजाइन ऑफ स्टडी, उसके बाद डेटा प्रेजेंटेशन, डेटा को प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन्स। उसके बाद सजेशन फॉर फर्दर रिसर्च। उसके बाद रेफरेंस एंड अपेंडिक्स, ठीक है। तो ये हम कर लेते हैं चैप्टराइजेशन किसमें, पीएचडी थीसिस में। इसको आप नोट डाउन करके रखो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ थीसिस राइटिंग, तो ये है, ठीक है, यही आएगा। मतलब डिफरेंट एंगल से ये क्वेश्चन आ सकता है, बट ऑप्शन सेम यही होंगे। ओके, सो आई होप आपने नोट किया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर आज के एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। तो ये पढ़ो, फिर आंसर करो। A detailed description of methodology of research is required in, यानी डिटेल्ड मेथोडोलॉजी किस में जरूरी होता है, ठीक है। हाँ, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च, मेथोडोलॉजी जो हम लिखते हैं वो डिटेल्ड किस में होनी चाहिए। ए थीसिस डिसर्टेशन, बी सिंपोजियम वर्कशॉप, सी सेमिनार पेपर आर्टिकल्स, डी कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार पेपर्स। चलो सब आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट, थीसिस डिसर्टेशन। थीसिस डिसर्टेशन में हमें जो मेथोडोलॉजी होती है एक रिसर्च की, उसको हम डिटेल्ड वे में लिखते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें रिसर्च मेथड क्या होगा, है ना, पॉपुलेशन क्या होगी, सैंपल क्या होगा, है ना, या जो इसमें वो हम प्रपोजल में मेंशन करते हैं। डिसर्टेशन में हम लिखते हैं कि या थीसिस में कि हमारा रिसर्च मेथड क्या था, है ना, हमारा पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन क्या थी, हमारा सैंपल क्या रहा, ठीक है। तो इसी तरह हमारे ये टूल्स क्या हमने यूज किया, हमारे वेरिएबल्स क्या है ना, हमारे जो हमने जो टेक्निक यूज की है वो कौन सी यूज की है। उसके बाद हमारा जो रिजल्ट्स है वो कैसे रहे, ठीक है। जो हमने रिजल्ट्स दिखाए हैं, कंसिक्वेंस जो है, फाइंडिंग्स जो है वो दिखाना पड़ते हैं, ठीक है। तो ये मेथोडोलॉजी पार्ट में इंपॉर्टेंट माना जाता है। यानी डिटेल्ड वे में किस में होने चाहिए, वो डिसर्टेशन या थीसिस में डिटेल्ड वे में होना चाहिए। यानी उसमें पूरी यानी बताना है, पूरा बताना है, स्टेप टू स्टेप। हाँ, कि क्या क्या हमने क्या किया है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट, आई होप यू एंजॉय टुडेज 20 PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे ये। तो थैंक यू एवरीवन। देखो शिवांगी है एक, उसने बोला है सर आप हमें टी टेस्ट और एनोवा टेस्ट और काइस्का टेस्ट को बता दीजिए। वो मैं बता दूंगा एक अलग से क्लास में। देखो ये PYQ सीरीज है और MCQ सीरीज होते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से क्लास ले लूंगा। फिर उसके लिए मतलब इंडिविजुअल क्लास होगा, ठीक है। तो फिर वहां पे उसको डिस्कस करेंगे और वहां पे मैं थोड़े से डाउट्स भी ले लूंगा। कुछ डाउट्स आपने पूछे हैं पिछले क्लास में। आजकल मैं थोड़ा बिजी रहता हूं, तो 25 के बाद मैं वो ले लूंगा। ओके, 25 अप्रैल के बाद। ओके, हाँ, आई प्रॉमिस टू यू।
सो थैंक यू एवरीवन। सो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे, आप इस वेबसाइट पे जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप फिलर फॉर्म की एक एप्लीकेशन आती है, उसको भी आप इंस्टॉल करके मॉक टेस्ट को इजी दे सकते हैं। ओके, सो आप अपना फीडबैक दे दीजिए, कैसा रहा आपका ये PYQs, ठीक है। हाँ, सो ये क्लास जो है इसको आप मिस मत कीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये फ्री क्लास है, इनका आप लाभ लीजिएगा। सो ये है अचीवमेंट ऑफ फिलर फॉर्म। आप भी मेहनत करते रहो, आपका नाम नेक्स्ट टाइम JRF अचीवर्स और नेट अचीवर्स में आ जाएगा। ओके, सो ये क्विज जब होती है तो इसको आप दे दो, ठीक है। आपका कोई प्रश्न है आप कमेंट में जाओ, कमेंट में आप लिखो उस प्रश्न को, उसको हम एड्रेस करेंगे एक साथ। ओके, सो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट PYQ सीरीज या MCQ सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।